नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह इस बार भी आपको कहानी सुनाने का वादा है और आपके सामने एक बार फिर से एक कहानी लेकर मौजूद हूँ। कल 15 जनवरी है, बिल्कुल ठीक बात है। कल 15 जनवरी है, यानी कल मकर संक्रांति है और सबसे पहले आपको मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति पर्व का जो महात्म है वो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने से होता है। सूर्य इस दिन अपने बेटे शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं और वो अपने बेटे शनि की राशि में क्यों प्रवेश करते हैं, इसकी जो विद्वान वजह बताते हैं वो ये है कि ये प्रकृति में जो कुछ भी होता है सब कुछ नियत होता है, सब किसी कारणों के अंतर्गत होता है। उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती हैं, सब कुछ फलीभूत होना होता है, प्रकृति को कुछ सिखाना होता है, इसलिए होता है। और ऐसा कहते हैं कि सूर्य इसलिए अपने पुत्र की राशि में प्रवेश करते हैं ताकि पिता पुत्र के संबंधों में वैमनस्य मिटाकर एक अच्छाई का, एक गर्मजोशी का, एक पिता पुत्र के बीच एक सौहार्द संबंधों का संदेश दे सकें और ये बात हो सके। तो ये है मकर संक्रांति। बाकी आप तिल के लड्डू खाइए, स्नान कीजिए और जमकर मकर संक्रांति मनाइए। अगले हफ्ते 2 और तारीखें हैं और बहुत ज़बरदस्त तारीखें हैं। एक तारीख है 17 जनवरी और एक है 18 जनवरी। 17 जनवरी इसलिए ख़ास है क्योंकि एक बहुत बड़े राइटर का जन्मदिन है और वो राइटर हैं जावेद अख्तर साहब। 1945 में 17 जनवरी के दिन जानिसार अख्तर वो ग्वालियर में पैदा होते हैं और इसके एक दिन बाद 18 जनवरी को हरिवंश राय बच्चन का निधन होता है। हरिवंश राय बच्चन को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, खुद नाम ही काफ़ी है। जो ऑक्सफोर्ड से पीएचडी करते हैं और हिंदी में लिखते हैं, वो हरिवंश राय बच्चन। बच्चन सरनेम आज क्या हो चुका है इसके बारे में बात ना ही की जाए तो बेहतर होगा। तो ये 2 तारीखें हैं, इन दोनों की ही आपको कहानी सुनाऊंगा। और आज की कहानी को मैंने नाम दिया है, किसी ने शोले भड़काए तो किसी ने अग्निपथ रचा। सबसे पहले बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन साहब की। हरिवंश राय बच्चन साहब हरिवंश राय श्रीवास्तव हैं और मूल रूप से वो प्रतापगढ़ के बाबूचट्टी गांव के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम था प्रताप नारायण श्रीवास्तव और माँ का नाम था सरस्वती देवी। उनकी 2 संतानें हुई थी, 2 बच्चे हुए थे, लेकिन दोनों का इंतकाल हो गया, दोनों का निधन हो गया। बच्चे चले जाएं तो वो दुख क्या होता है ये माता पिता से बेहतर कोई नहीं जानता। तो प्रताप नारायण जी और सरस्वती देवी किसी पंडित से मिले और पंडित ने उनको एक सलाह दी, बहुत ही गजब की सलाह थी। पंडित जी ने उनसे कहा कि आप यहाँ से दक्षिण में जाएं और जहाँ शाम हो जाए तो वहीं रुक जाएं, वहीं रहें और वहाँ पर हरिवंश पुराण सुने, इससे उन्हें संतान प्राप्ति होगी। पंडित जी ने उन्हें 3 बर्तन भी दिए थे। ठीक है, तो जमाना कुछ और ही रहा होगा, था भी। सरस्वती जी ने और प्रताप नारायण जी ने ये बात मानी और वो दक्षिण की तरफ निकल पड़ते हैं। 54 किलोमीटर दूर आए तो शाम हो गई। जिस जगह आए शाम हो गई, पंडित जी ने ऐसा ही कहा था कि शाम हो या रुक जाना। तो वो 54 किलोमीटर दूर जब आ जाते हैं तो शाम हो जाती है, वहीं रुक जाते हैं और वो जगह आ गई थी इलाहाबाद की चक रोड। उन्होंने कहा यहीं रहा जाएगा। अक्षरशः वो पालन करते हुए चल रहे थे, वो वहीं रहने लगे, वहीं उन्होंने बसेरा बना लिया और इसके बाद पूजा पाठ शुरू हुई। इसके बाद प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी और सरस्वती देवी के यहाँ 2 बिटियां होती हैं। पहली बिट्टन देई, फिर भगवान देई, बेटियां हो गई। लेकिन अभी भी बेटे की चाह है, बेटे की चाह है।
अब दोनों ने सोचा कि नहीं, पंडित जी ने कहा था हरिवंश पुराण सुनना है। अब उन्होंने हरिवंश पुराण सुना। हरिवंश पुराण सुनते हैं तो उसके बाद उनके घर एक बेटे का जन्म होता है, और हरिवंश पुराण सुनी थी तो जिस बेटे का जन्म हुआ उसका नाम हरिवंश ही रख दिया, हरिवंश राय श्रीवास्तव। बच्चन साहब ने बच्चन अपना पेन नेम रखा, तखल्लुस कह सकते हैं आप, हरिवंश राय बच्चन हुए। प्रताप नारायण श्रीवास्तव और सरस्वती देवी जी को कुल मिलाकर 6 संतानें हुई, और उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद में ही क्रिश्चियन स्कूल है उसके सामने ही घर बना लिया। वहीं पर ये पूरा परिवार रहने लगा, और जो घर बनाया बाद में यमुना के पास क्रिश्चियन स्कूल के सामने वाली गली में, इसी घर में 1935 में हरिवंश राय बच्चन जी ने मधुशाला की रचना की। कोई भी महान आदमी या बड़ा आदमी क्यों होता है, ये उसके जिंदगी घटनाएं बताती हैं। आप उसे देखें तो पता लग जाएगा कि यार वो किस तरह का क्रांतिकारी है, उसके विचार क्या हैं, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, उसके एक्शंस क्या हैं। इससे आप पता लगा लेंगे कि यार इसे तो बड़ा होना ही था। बच्चन साहब ने एक नई परिपाटी शुरू की, और वो नई परिपाटी थी, नई बात थी कि कवि सम्मेलन में जो कवि जाते हैं उनको पैसे मिलने चाहिए। और इसका भी एक ज़बरदस्त वाकया है। वो गुस्सा हुए थे और फिर क्या हुआ। बात 1954 की है, 1954। इलाहाबाद का एक मोहल्ला है जॉनसनगंज। मैं इलाहाबाद रहा हूँ, अच्छे से पहचानता हूँ। तो कमाल का शहर है, गजब की रवानगी है, मतलब अद्भुत सा लगता है। तो जॉनसनगंज में एक कवि सम्मेलन था। हरिवंश राय बच्चन, उनके एक मित्र, 2 मित्र, गोपी कृष्ण गोपेश और उमाकांत मालवीय, ये भी इनवाइटेड थे। ठीक है साहब, शाम को मुशायरा होना था, सभी अपने तय समय पर पहुंच जाते हैं। अब पहुंच जाते हैं, बच्चन साहब भी पहुंचते हैं, पहुंचना ही था। तो लेकिन जैसे ही मुशायरा शुरू हुआ और बच्चन साहब की बारी आई, उन्होंने काव्य पाठ करने से मना कर दिया और थोड़े से नाराज हुए, और एक ज़बरदस्ती उन्होंने बात रखी। बोले यार ये क्या बात हुई, बुला लेते हो बस, खाली पी ली, सब कुछ कर दिया, पैसे देने की बारी आती है तो सारे लोग एकदम सबके फाख्ता उड़ जाते हैं, अजीब सी बातें करने लगते हो। बोले यार टेंट कुर्सी वाले को पैसे मिलते हैं, और जिसकी वजह से ये पूरा कवि सम्मेलन है कवियों की वजह से, और कवियों को ही पैसे नहीं देते हो, ये क्या बात हुई। तो ऐसा नहीं चलेगा, कुछ चीजें तो तय करनी पड़ेंगी। आयोजक मंडल को बात जची, बिल्कुल सही लगी। बोले बात तो सही है, सब दिग्गज होते हैं। और उस समय तक तो बच्चन साहब की स्तुति बोल रही थी, मधुशाला, मधुबाला जैसी उनकी कई रचना प्रसिद्ध हो गई थी, लोगों की जुबान पर थी, बड़े आदमी हो ही चुके थे। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, उनकी बात मानी गई, और कवि सम्मेलन खत्म होने के बाद डॉक्टर बच्चन को 101 रुपये, गोपी कृष्ण गोपेश को 51 रुपये, और उनके दूसरे दोस्त उमाकांत मालवीय जी को 21 रुपये की इनामी राशि, या आप कह लें कि कुछ मान दे दिया गया। तो इस तरह की चीज़ें शुरू हुई। बच्चन साहब, मधुशाला के बारे में कहना ही है। मधुशाला, ऐसा कहा जाता है कि हालावाद के जनक बच्चन साहब हैं, और उनके खुद के बड़े सुपुत्र, नाम लूं कौन है उनके बड़े सुपुत्र, यहाँ अमिताभ बच्चन। जब वो मधुशाला सुनाते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, सिर्फ एक ही ऑप्शन, और वो है भाव विभोर होने का। हरिवंश राय बच्चन की एक और जबरदस्त सी कहानी है, अमिताभ से जुड़ी हुई है। होगी ही, ढेरों कहानियां हैं, लेकिन ये अलहदा सी है। पढ़ाई पूरी करने के बाद अमिताभ दिल्ली आ जाते हैं, और नौकरी की तलाश शुरू हो जाती है। नौकरी नहीं मिलती, हताश होते हैं, हतोत्साहित होते हैं। गाज तब गिरी अमिताभ पर कि जब उन्हें रेडियो में से, आकाशवाणी में से एक अनाउंसर की पोस्ट से भी निकाल दिया गया, और ये कहकर उन्हें खारिज कर दिया गया कि उनकी आवाज़ अनाउंसर के लायक नहीं है। कैसे हो सकती थी। हालांकि बाद में जिन्होंने निकाला था, नौकरी नहीं दी थी, निकाल दिया था,
उन्होंने इसका तर्क दिया था कि उनकी आवाज़ इको होती है, और आवाज़ इको क्यों नहीं होगी अमिताभ बच्चन की, वो आवाज़ थी ही इको होने लायक, गूंजने लायक, दुनिया में गुंजायमान होने के लिए, इसलिए तो वो खारिज हो रही थी। जो बड़े होते हैं, जिन्हें वहाँ पहुँचना होता है, अपना नाम वहाँ लिखा लेना होता है, वो यहाँ तो खारिज होते ही, ये सच है, कोई रोक नहीं सकता, सब नियति के खेल हैं। तो जब हतोत्साहित हो गए और कुछ बचा नहीं, कुछ बच नहीं पा रहा था, तो अमिताभ ने सोचा यार अब कुछ कह दिया जाए पापा से, बहुत हो गया, बाबूजी से अब कुछ कह दिया जाए। तो वो तमतमाते हुए गए और एक सीधा सवाल पूछ लिया कि हमें पैदा क्यों किया था। एक बेटे ने अपने बाप से पूछा, हमें पैदा ही क्यों किया था। आज भी कई लोग पूछते हैं। हरिवंशी खामोश हो गया, उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया। बाप बाप होता है, यूं ही जवाब नहीं दिया करता, खामोश होता है, सोचता है, कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन अमिताभ के कमरे में गए, जगाया और उनके हाथ में एक लिफाफा दिया। लिफाफे में कुछ लिखा हुआ था, और उस लिफाफे पर लिखा था, क्या लिखा था नई लीग में? नई लीग में वास्तव में नई लीग ही लिखी थी, एक नई लीग पर चलने की बात थी, और वो हरिवंश ही लिख सकते थे। जिंदगी और जमाने की कश्मकश से घबराकर मेरे लड़के पूछते हैं कि हमें पैदा क्यों किया था, और मेरे पास इस बात के सिवा कोई जवाब नहीं कि हमारे बाप ने भी हमसे बिना पूछे ही पैदा किया था, और हमारे पिता से बिना पूछे ही उनके पिता ने, और मेरे बाबा से बिना पूछे ही उनके पिता ने। जिंदगी और जमाने की कश्मकश पहले भी थी, आज भी है, शायद ज्यादा, कल भी रहेगी, शायद और ज्यादा, और अब बहुत जबरदस्त। तुम नई लीक धरना, अपने बच्चों को उनसे पूछ कर पैदा करना। ये है हरिवंश राय बच्चन, ये है उनका जवाब बेटे अमिताभ को। और क्या ही कहूं, लेजेंड है, अनेकों कहानियां हैं, सैकड़ों कहानियां हैं, पगड़ी पड़ी हैं, सुनाने बैठूंगा, शायद दिन महीने साल गुजर जाएंगे। अब बात एक और बेहतरीन आदमी की, अब बात शोले, दीवार, डॉन जैसी फिल्मों के को राइटर रहे, उनके साथ जो रहे हैं वो हैं सलीम खान, और इन फिल्मों को दोनों को साथ में लिखने वाले एक अजीम राइटर, लिरिसिस्ट जावेद अख्तर साहब की। जावेद अख्तर साहब ने हनी ईरानी से शादी की थी, और उनसे उनको 2 बच्चे हैं, लेकिन उनकी एक मोहब्बत हुई शादी के बाद, और वो मोहब्बत बाद में शादी में तब्दील हुई। लेकिन इस मोहब्बत का शादी में तब्दील होना बहुत आसान नहीं रहा। और कैसे हुई ये बात 1970 के आसपास की है। आप भी, जावेद अख्तर साहब भी स्ट्रगल कर रहे थे, पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे, और उन दिनों उनका कैफी आज़मी साहब के यहाँ जाना होता था। कैफी आज़मी दिग्गज शायर कैफी आज़मी साहब को सुनने जाते थे। कैफी आज़मी साहब की बिटिया है, सब जानते हैं, शबाना। शबाना उनके शायराना अंदाज से फिदा हो जाती है। जावेद साहब का रोज़ाना जाना है, वो सीख भी रहे हैं, कैफी साहब को सुन भी रहे हैं, परिवार से अच्छा मेल मुलाकात में लगी है। शबाना के दिल में उतरते जा रहे हैं। जावेद को भी शबाना पसंद आ जाती हैं, लेकिन जावेद शादीशुदा है। करें तो क्या करें, कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल में बात आगे बढ़ी, ये बात बढ़ती है तो कैफी आदमी साहब को ही पता लगती है कि बिटिया एक शायर के इश्क की गिरफ्त में है। समझाया कि संभव नहीं है, वो शादी कर चुका है, वो शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, कैसे निभा होगा तुम्हारा, कैसे क्या कर पाओगी। मान ही नहीं रही थी शबाना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो भी मुझे चाहते हैं। बातें चलती रहीं, बातें और गहराई
लेकिन इश्क तो इश्क होता है साहब, उस पर कहाँ किसी का वश है। कैफी नहीं चाह रहे हैं, शौकत नहीं चाह रहे हैं, लेकिन शबाना चाहती हैं शादी करना। अब बात जावेद साहब के घर तक आ जाती है। जावेद जबरदस्त शायर बन चुके हैं उस समय तक, अच्छे शब्द हैं उनके पास, बेहतरीन लिखते हैं, फिल्में हिट हो रही हैं, कमाल की चीजें हो गई हैं, लेकिन घर में तनाव है। सोचिए आप, प्रोफेशनल वर्ल्ड में जबरदस्त करने वाला, बेहतरीन परफॉर्म करने वाला, अपनी लेखनी का, अपने हुनर का डंका बजवाने वाला आदमी घर में तनाव में है, और तनाव की वजह है इश्क। क्या ही कीजिए, इसने बहुत लोगों को मुसीबत में डाला है साहब, इससे कोई बच नहीं सका। तो बात घर तक आती है, हनी को पता चलता है, हनी रानी तमतमाती हैं, झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, कुछ समझाइशों का दौर चलता है। अंत में बाद में बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों को समझ में आता है, हनी को लग जाता है कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ सेल्फिशनेस के तहत कर रही हूँ, मैं स्वार्थी हो रही हूँ, ऐसा होने का हक नहीं है मुझे। इस आदमी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और उसकी अपनी जिंदगी है, तो हनी खुद तलाक देने का फैसला कर लेती हैं, अलग होने का मन बना लेती हैं। कमोबेश दोनों अलग हो ही जाते हैं, लेकिन अब भी कैफी आजमी राजी नहीं है कि उस आदमी का घर चला जाएगा, घर टूट जाएगा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। फिर समझाती हैं शबाना कि नहीं, मेरी वजह से नहीं हो रहा है, हाँ ठीक है, मैं उन्हें चाहती हूँ, वही मुझे चाहते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और हनी जी ने खुद ही बैकफुट पर आते हुए वो पीछे चली गई, मैंने नहीं तोड़ा, वो मुझे चाहते हैं। इसके बाद कैफी राजी होते हैं और 1984 में जावेद अख्तर और शबाना आजमी शादी कर लेते हैं। आज 38 साल हो गए हैं दोनों के निकाह को, लेकिन आज भी कायम है। जावेद के हनी ईरानी से भी अच्छे संबंध नहीं हैं। फरहान अख्तर हम जानते ही हैं, बिटिया जोया अख्तर, पूरा परिवार ही कमाल का है। और आज की कहानियों की बात करूं तो एक कॉमन फैक्टर है दोनों में, एक साम्य है, हरिवंश राय बच्चन और जावेद अख्तर। बताने की जरूरत नहीं है कि वो क्या साम्य है, और वो साम्य है द लेजेंड अमिताभ बच्चन। हरिवंश जी के तो वो बेटे हैं, और हरिवंश जी ने एक बार कहा भी था कि अमिताभ मेरी सर्वश्रेष्ठ कृति है। और ये उनके लिए, अमिताभ के लिए कोई भी विशेषण इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, क्या ही बोलेंगे आप। जो भी विशेषण होगा वो अमिताभ बच्चन से छोटा ही होगा। और जावेद अख्तर तो कई मौकों पर खुद को अमिताभ बच्चन का अनकंडीशनल फैन करार देते हैं। जो मैंने लिखा उससे कई गुना उन्होंने प्रेजेंट कर दिया। बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों, पूरी दुनिया लीक पर चलने की आदी होती है। हमें कहा ही जाता हमेशा, भैया देख के तो सब कर रहे हैं वो कर लो यार, अच्छा है। लीक पर ही चलने को कहा जाता है, लीक पर ही समझाई दी जाती है चलने की कि भैया इसी पर बने रहो। यही समझाइशें सदियों से चली आ रही हैं। लीक पर चलकर पेट तो पल जाता है, उधर पोषण हो जाता है, दाल रोटी चल जाती है, सामान्य चीज़ें हो भी जाती हैं, लेकिन सपने पूरे नहीं होते। सपने पूरे करने के लिए आपको लीक से हटना होता है, परिपाटी तोड़नी पड़ती है। तो लीक से हटना, परिपाटी तोड़ना आसान नहीं होता। आसान तो क्या, असंभव जैसा होता है। कोई कहे मैं सिर्फ लिखूंगा, मैं लिखूंगा यार, मैं बहुत बेहतरीन लिखता हूँ। कोई आपसे पूछे करते क्या है, तो लिखता हूँ। इसी तरह का एक बार किसी ने बहुत बड़े व्यंग्यकार हुए हैं, उन्होंने व्यंग्य को स्थापित किया है, उनका भी नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। हरिशंकर परसाई जी के यहाँ कोई आया, उनसे कहा करते क्या हैं, बोले लिखता हूँ। बोले हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन करते क्या हैं। परसाई जी ने खुद लिखा है, बात खत्म हो जाती है। लीक ऐसी ही चीज़ है।
लीक से हटेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। और इतिहास उठाकर देख लीजिए, जो अपने दौर में सामान्य परिपाटी को तोड़ पाया है, लीक से हट पाया है, कुछ अलग कर पाया है सामान्य से, वही ऊंचाई पे गया है, वही ग्रेट्स में शुमार हुआ है। यही तय है। आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ पैदा करना चाहते हैं, लीक से हटना ही पड़ेगा। उन्हीं रास्तों पर चलते हुए, उन्हीं ढर्रों पर चलते हुए मुश्किल है कि जो चाहे वो हासिल हो जाए। ज़्यादा ज्ञानवाणी हो गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हों तो हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। आज हरिवंश राय बच्चन साहब और जावेद अख्तर साहब की बात चली है, तो आज हरिवंश जी की ही कविता और जावेद अख्तर साहब का ही डायलॉग सुनिए। कौन सुनाने वाला है, किस पर वो पिक्चराइज किया होगा, ये नहीं बताऊंगा और ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है। सुनिए, एंजॉय कीजिए, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। अग्निपथ काफी बड़ा मकान है, अच्छा है। Watch Ani TV.